अच्छा भाई, अब बात यह है कि जब हम मियोसिस की तरफ आते हैं तो मियोसिस के भी कुछ हम जिक्र कर लेते हैं पॉइंट्स का, पार्ट्स का। सबसे पहली चीज मियोसिस की यह होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में, जिनको हम जर्म सेल्स भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स। दूसरी चीज, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अगर 46 है 23 हो जाएगा, 1000 है तो 500 हो जाएगा, 500 है तो 250 हो जाएगा। तीसरी चीज, 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं आपको। कितने डॉटर सेल्स मिलते हैं? 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं, 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं। चौथी चीज आपके पास इसमें होती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर जबानी समझो, जब हमारे पास एक पेरेंट की तरफ से कुछ क्रोमोसोम आए, दूसरे पेरेंट की तरफ से कुछ क्रोमोसोम्स आए, और वो दोनों मर्ज होके अपने कुछ आपस में जीन्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर दें, ताकि जो नया क्रोमोसोम बने या जो नया क्रोमोसोम सामने आए उसमें कुछ पापा एंड मामा क्रोमोसोम्स या जीन्स मौजूद हो। इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। एक क्रोमोसोम पे से कुछ चीजें उठ के दूसरे वाले पे जाएं और दूसरे कुछ चीजें पहले वाले के ऊपर उठ के आए, तो इस तरह से जीन्स क्रॉस कर जाते हैं ताकि नई वेरिएशन आ सके। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू वेरिएशन, ताकि कुछ डिफरेंसेस आ सकें। ये भी आपके पास होता है मियोसिस के अंदर। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो इसमें एक बात ये लिख लें सामने कि मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1, इसमें 2 मेजर काम हो रहे होते हैं। एक रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, रिडक्शन इन क्रोमोसोम, और दूसरा आपके पास क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, ये 2 काम हो रहे होते हैं आपके पास। ये 2 बातें याद रख लीजिएगा कि यहां पर ये 2 काम हो रहे होते हैं। जबकि मियोसिस 2 की अगर बात की जाए कि मियोसिस 2 में क्या होता है, तो हम कहते हैं कि मियोसिस 2 में सिर्फ आपके पास डाइड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम कन्वर्ट होती है इनटू मोनैड फॉर्म। जो अभी पीछे हमने किया, वो जो डबल स्ट्रैंड वाला क्रोमोसोम था उसको स्प्लिट करके सिंगल सिंगल स्ट्रैंड्स की फॉर्म में बांट देते हैं। सिर्फ ये डिफरेंसेस याद रख लें। बात अगर इतनी भी याद रह जाए आपको तो ये बहुत है आपको समझाने के लिए। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि मियोसिस के अंदर रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स होते हैं, में होती है, क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन होती है। मियोसिस आपके पास जो है उसका जो पार्ट 1 है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं और क्रॉसिंग ओवर होती है फॉर वेरिएशन। एंड देन वी हैव मियोसिस 2 जिसमें आपके पास डाइड फॉर्म मोनैड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। अब आ जाते हैं इसकी वजहें कुछ समझने के लिए कि मियोसिस दरअसल हो क्यों रही है। जो उसका क्रॉसिंग ओवर वाला पार्ट है वो क्यों होता है। जब वो समझ में आ जाएगा तो बाकी आगे की चीजें आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। देखो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक सेल है, ये फादर से आया है, और ये एक सेल है मदर से आया है, और इन दोनों के फ्यूजन से आपके पास एक अदर जाइगोट बनने जा रहा है। हमें पता है कि इसके अंदर क्रोमोसोम है 1 2 3, फॉर एग्जांपल 3 क्रोमोसोम है। यहां पर भी आपके पास कितने क्रोमोसोम है? 3 क्रोमोसोम है। फॉर एग्जांपल ये फादर का सेल है, फॉर एग्जांपल स्पर्म सेल है, और ये मदर का सेल है यानी ओवम है। ठीक हो गया? अब ये दोनों फ्यूज करके एक जाइगोट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज जाइगोट और द बेबी। इसमें क्या है? 3 आएंगे फादर की तरफ से और 3 आएंगे मदर की तरफ से। अब यहां पर एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, दैट पर्टिकुलर टर्म इज होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है कि ऐसे क्रोमोसोम्स के जो कि शेप साइज स्ट्रक्चर में सेम हो, शेप स्ट्रक्चर और जीन्स के एतबार से सारे के सारे सेम हों, इनको हम नाम देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक ये क्रोमोसोम बना रहा हूं और एक ये क्रोमोसोम बना रहा हूं, तो ये दोनों क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस है, सेम नहीं है। अलबत्ता अगर मैं इसके साथ ये वाला क्रोमोसोम बना दूं तो आप कहोगे सर ये एक जैसे हैं, और मैं अगर इसको बना दूं तो सर ये एक जैसे हैं। तो ये हो गया होमोलोगस एक पेयर, ये हो गया होमोलोगस एक दूसरा पेयर, स्ट्रक्चर के एतबार से सेम होना। क्लियर हो गई बात? Now let's suppose I'm gonna come up and I'm gonna say कि फादर की तरफ से हमारे पास लेट्स से
कुछ क्रोमोसोम्स आ गए। कौन कौन से क्रोमोसोम आ गए? फादर की तरफ से क्रोमोसोम आ गया, और इसी तरह का एक क्रोमोसोम मदर की तरफ से भी आ गया। फिर यहां पर एक फादर की तरफ से ये क्रोमोसोम आया और मदर की तरफ से भी ये क्रोमोसोम आ गया। इनको मैं कलर कर रहा हूं ताकि मैं इनकी सिमिलैरिटीज आपको शो कर सकूं। एंड फाइनली वी हैव द लास्ट वन, ये आपके पास फादर की तरफ से आया और ये आपके पास मदर की तरफ से आया। पता ही चला कि हमारे पास 3 क्रोमोसोम मदर की तरफ से आए, 3 क्रोमोसोम फादर की तरफ से आए। मदर और फादर के पास से एक एक क्रोमोसोम ऐसा आ रहा था कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के होमोलोगस थे, यानी दिखने में सेम थे। मैंने उसको यहाँ कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल रेड वाले होमोलोगस हैं, ब्लू वाले होमोलोगस हैं, ग्रीन वाले होमोलोगस हैं। क्लियर हो गई बात? अब वजह समझो जरा। मिसाल के तौर पे ये जो जाइगोट सेल है, ये आगे जाके अपने गैमेट्स बनाता है। क्या बनाता है? अपने गैमेट्स बनाता है, यानी स्पर्म सेल एंड एग सेल जो मेन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, इस तरह से मदर और फादर के थे वैसे गैमेट्स बनाता है। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर ये अपने इन 6 सेल्स 6 क्रोमोसोम को हाफ करना चाहे तो हाफ करने का तरीकाकार क्या होगा कि 3 क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे और जो रिमेनिंग 3 होंगे वो एक सेल में चले जाएंगे। ऐसा ही है? ठीक हो गया? नाउ देयर इज समथिंग टू अंडरस्टैंड, और वो अंडरस्टैंड करने वाली चीज क्या है कि अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो फादर की तरफ से आए हुए क्रोमोसोम्स हैं और ये जो मदर की तरफ से आए हुए क्रोमोसोम्स हैं, मैं इनमें से फादर वाले एक सेल में भेज दूं और मदर वाले दूसरे सेल में भेज दूं, तो ये क्या जायज चीज होगी? मतलब करना मेरे लिए सही होगा या बॉडी के लिए करना सही होगा कि जैसे फादर की तरफ से क्रोमोसोम आए वही आगे मैं अपने आगे गैमेट्स के जरिए भेज दूंगा, मदर की तरफ से मुझे क्रोमोसोम मिले वो मैं आगे अपने गैमेट्स के जरिए भेज दूं। हो सकता है आप बोलोगे हाँ सर सही तो लग रहा है, इसमें मसला क्या है? लेकिन इससे मसला है, अब वो मसला समझें। देखिए क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होती हैं, अभी हमने पढ़ी ये बात शुरू में। अगर फादर की तरफ से जीन्स ऐसी आ रही हैं कि जो कि समझो कि बिल्कुल बेकार सी थी, अजीब से बाल की जीन्स आ रही हों और अजीब से फेशियल स्ट्रक्चर्स की जीन आ रही हों और कुछ बीमारी की जीन्स आ रही हो किसी, तो वो तो पूरा का पूरा उठ के वैसी बेकार सा गैमेट जो है वो या क्रोमोसोम जो है वो गैमेट पे चले जाएंगे, और अब जो ऑफस्प्रिंग बनेगा इसकी फ्यूजन के बाद वो भी बकवास सा बेकार सा बनेगा, अजीब सा मुंह होगा, ये सारी चीजें। एक जनरल बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मदर की तरफ से जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं वो उसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, यानी बाल बड़े अच्छे हैं, हाइट बड़ी अच्छी है, फेशियल स्ट्रक्चर्स बड़े अच्छे हैं, IQ लेवल बहुत अच्छा है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके पास बाकायदा 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, एक बिल्कुल लो IQ वाले, एक बिल्कुल हाई IQ वाले। मेरी बात समझ रहे हो? तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, सारे ऑर्गेनिजम्स को सिमिलर चांस मिलने के लिए, थोड़ी बहुत वेरिएशन के लिए क्या हुआ कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना वजूद में आता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है कि जो रेड क्रोमोसोम है उसका रेड के साथ क्रॉस करवा देना, ब्लू का ब्लू के साथ क्रॉस करा देना, ग्रीन का ग्रीन के साथ क्रॉस करना। फायदा क्या होगा उसका कि मिसाल के तौर पर अगर रेड क्रोमोसोम के ऊपर कोई फजूल किस्म के जीन्स हैं भी जिनको एक्सप्रेस करने से और ये फजूल किस्म का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, तो दूसरी तरफ से जो रेड वाला क्रोमोसोम आ रहा है हो सकता है वो कुछ अपने क्रोमोसोम जीन्स यहाँ दे दे, ये वाला यहाँ दे दे। अब जो क्रोमोसोम आगे आएगा उसके अंदर मिक्स कैरेक्टर्स होंगे, अच्छे भी और बुरे भी। तो अब आपके पास जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वो एग्जैक्टली ना तो अपने पेरेंट जैसा होगा ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स जैसा होगा, बल्कि उसमें कुछ मिक्स कैरेक्टर्स आ रहे होंगे। नाक थोड़ी मोटी हो जाएगी, चेहरा बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, आंखें छोटी हो जाएंगी, हाइट अच्छी हो जाएगी। तो कुछ अच्छे कुछ बुरे मिक्स चीजें आ गई, ऐसा हो गया, अच्छी बात है। तो इसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर का होना लाजमी है। दूसरी वजह समझे, अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फादर के गैमेट्स एक सेल में चले जाते हैं, क्रोमोसोम्स एक गैमेट में चले जाते हैं, और मदर के दूसरे चले जाते हैं, और इनमें से सिर्फ कोई एक फर्टिलाइज करके ऑफस्प्रिंग बना देता है, तो नुकसान उसका ये होगा कि अगर फादर वाला क्रोमोसोम आगे चला गया और फादर वाले गैमेट्स को मौका मिल गया, तो जो मदर के मुझे मिले थे, मदर वाले जो क्रोमोसोम्स थे, उनसे आगे जाके आपके कोई और ऑफस्प्रिंग बनेगा ही नहीं। यानी मदर का क्रोमोसोम, मदर के जीन्स आगे ट्रांसफर होंगे ही नहीं, वो वहीं खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरे पेरेंट्स में से सिर्फ एक पेरेंट के जीन्स आगे ट्रांसफर होंगे मेरे ऑफस्प्रिंग में, दूसरे के ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। तो उनकी एक तरीके से हो जाएगी जेनेटिक डेथ। तो ये मुनासिब बात नहीं है कि वो उनके गैमेट्स उन्होंने मुझे भेजे, क्रोमोसोम्स दिए, वो ज़ाया हो गया, वो संभाले नहीं हो रहे। तो क्या है कि दोनों पेरेंट्स के जीन्स को, के कैरेक्टर्स को थोड़ा बहुत मौका मिल जाए आगे आने वाले ऑफस्प्रिंग्स में एक्सप्रेस होने का। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन
वी हैव अ फिनोमिनन नोन एज क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट्स इन वेरिएशन, ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म ना मेरी तरह हो ना मेरे पेरेंट्स की तरह हो, बल्कि उसके अंदर मिक्स कैरेक्टर्स हैं, मेरे भी, मेरे पेरेंट्स के भी और बाकी सारे लोगों के भी। मेरी बात समझ गए? तो ये बात समझना जरूरी है ताकि हमें समझ में आ सके कि व्हाई डज अ बॉडी गो थ्रू दिस पर्टिकुलर टेक्निक नोन एज क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है? अब बकायदा जरा बात कर लेते हैं इसकी डिटेल में। देखो प्यारे बच्चों, बात कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो मियोसिस 1 है उसकी एक बहुत लंबी फेज होती है, दैट इज नोन एज द प्रोफेज। तो मैं मियोसिस के अंदर आपके पास प्रोफेज बना के दिखा रहा हूं आपको। अच्छा भाई, ये मैंने यहाँ पर बनाया आपके सामने। अब मैं ज़रा इसमें थोड़े से रंग भर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि मैं क्या क्या बातें करूँगा और कौन सी चीज़ कैसे होगी।
अच्छा जी, यहाँ पूरी डायग्राम बनाई है मैंने क्रोमोसोम्स की और उन सारी चीज़ों की। अब ज़रा इनके में कुछ बातें समझते चले जाइए, बहुत सिंपल अंदाज में है। कलर्स भी जानबूझ के दो अलग अलग इसलिए डालें ताकि आपको होमोलोगस क्रोमोसोम्स में डिफरेंस समझ में आएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो डिफरेंस है वो किस तरह से हम समझेंगे यहाँ पर देखते हुए। लेट्स सपोज वी हैव द फर्स्ट स्टेज विच इज द इंटरफेज। सेल सो रहा है, सुकून से है, क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में क्रोमोसोम्स या डीएनए मौजूद है। उसके बाद सेल एंटर होता है मियोसिस फेज 1 के अंदर। मियोसिस फेज 1 का सबसे पहला फेज है जिसके प्रोफेज 1 कहते हैं। प्रोफेज 1 आपके पास 4 मेजर फेजेस में डिवाइडेड है। उनमें पहली फेज है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सॉरी 5 फेजेस आपके पास हैं। इन 5 फेज में जैसे पहली फेज जो लेप्टोटीन फेज है, उस पे फेज के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स आपके पास जो है वो कंडेंस फॉर्म में है, बट वो आहिस्ता आहिस्ता पहले लूज फॉर्म में था, वो कंडेंस होना शुरू होते हैं। एंड व्हेन दे स्टार्ट कंडेंसिंग तो क्या होता है कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करते हैं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स स्टार्ट फॉर्मिंग द क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम फॉर्म करने के बाद वो एक दूसरे के करीब आना शुरू करते हैं। एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का मतलब है दो दो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, दो रेड्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, दिस इज नोन एज द बाइवेलेंट। और ये बाइवेलेंट का एक दूसरे के करीब आना कहलाता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस, एक दूसरे के करीब आना क्या कहलाता है? साइनेप्सिस। अब ये साइनेप्सिस आपके पास जो है ये और फर्दर एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं, क्रोमोसोम साथ में और फर्दर कंडेंस होते हैं, फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर नोन एज अ टेट्राड। इसको हम बाइवेलेंट टेट्राड भी कहते हैं, लेकिन टेट्राड भी कहते हैं। अब देखो टेट्रा किसे कहते हैं? टेट्रा कहते हैं चार को। और एड वाला वर्ड हमने पहले ही पढ़ा था, मोनैड, डायड। नाउ तीसरा वर्ड टेट्राड। टेट्राड या टेट्राड बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल होता है? एक ऐसा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जिसके 4 धागे हों। चूंकि क्रोमोसोम एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि अब उसमें पता नहीं चल पा रहा कि ये जो 2 धागे थे ये दूसरे वाले के हैं या पहले वाले के। तो जब 4 धागे इस तरह से एक दूसरे में घुस जाएं कि पता ही ना हो कि इनमें से 4 में से 2 कौन से वाले क्रोमोसोम के थे और बकिया 2 कौन से क्रोमोसोम के थे, तो that particular stage is known as a Packettine stage, and that particular structure is known as a synapsis tetrad or just tetrad, 4 वाले का स्ट्रक्चर। तो 4 धागे आपके पास साथ आ गए। उसके बाद क्या होता है कि यही पैकेटीन जो है ये एक दूसरे के साथ अब दूर जाना शुरू करता है इन अदर स्टेज नोन एज डिप्लोटीन स्टेज, और वहां पर क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होती है। क्रॉसिंग ओवर क्या था कि एक क्रोमोसोम के ऊपर से जीन्स माइग्रेट करके दूसरे वाले पे जाएं और दूसरे वाले से माइग्रेट करके पहले वाले पे आ जाएं। तो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर रहती है। क्रॉसिंग ओवर हो रही बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, 2 रेड के दरमियान में और 2 ब्लूज के दरमियान में। फाइनली क्या होता है जब क्रॉसिंग ओवर खत्म हो जाती है, यानी एक जीन उछल के यहां चला गया, यहां वाला जीन उछल के यहां पर आ गया, नाउ वी हैव द फाइनल स्टेज नोन एज द डाइकाइनेसिस। डाई मींस टू, काइनेसिस मींस मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं, बट दे डोंट गो वे टू फार अवे फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से फिजिकली अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं। देखा यहाँ पर मैंने बिल्कुल अलग नहीं कर दिया इन दूसरे को। इनको फिजिकली एक दूसरे से पूरा अलग करने के लिए इस्तेमाल हो गए स्पिंडल फाइबर्स जो आएंगे एनाफेज के अंदर। ना उसके बाद एक दूसरे को सेटल करते हैं ना। लुक एट दिस वेरी केयरफुली, जो पीछे वाली तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ है कि पीछे वाली तस्वीर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हमने पीछे वाली डायग्राम के अंदर इफ यू लुक एट दिस, यहां पर क्रोमोसोम को लीनियर फॉर्म में अरेंज करवाया था, यानी क्रोमोसोम एक दूसरे के बराबर 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 अरेंज थे। तो स्पिंडल फाइबर ऊपर से आए तो उन्होंने एक धागे को ऊपर खींचा, दूसरे धागे को नीचे खींचा, तो क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया 2 हिस्सों में। बट व्हेन वी लुक एट दिस, जब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 रेड यानी होमोलोगस एक के ऊपर एक अरेंज हो रहे हैं और 2 ब्लू होमोलोगस एक के ऊपर एक अरेंज हो रहे हैं, और ऊपर से आ रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स। व्हेन स्पिंडल फाइबर्स कम, तो आप देखो यहां पर कि स्पिंडल फाइबर्स इवन 2 ऊपर वालों को ऊपर लेके जाएगा और नीचे वाले 2 को नीचे चले जाए, यानी एक रेड ऊपर, एक ब्लू ऊपर और एक रेड नीचे और दूसरा ब्लू भी नीचे की तरफ चले जाएगा। तस्वीर आगे जाके एनाफेज में कुछ इस तरह की दिखेगी, यानी अब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो गए रादर देन दोस क्रोमैटिड्स जो अलग अलग होते थे। और जब होमोलोगस क्रोमोसोम ही पूरा अलग हो गया तो क्रोमोसोम का नंबर भी हाफ हो जाएगा। इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, जो मैंने डायरेक्टली साइटोकाइनेसिस पे ले गया टीलोस स्पेस को स्किप करके जगह की तंगी की वजह से, तो आप देखोगे कि अब एक सेल के अंदर एक रेड है और एक ब्लू है, जबकि शुरू में सेल में 2 रेड और 2 ब्लू थे, यानी वी हैड 4 क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग प्रोफेज। और अब यहां पर साइटोकाइनेसिस 1 के एंड पे, यानी साइटोकाइनेसिस पहुंचते पहुंचते we have only 1 red and 1 blue per single cell, which indicates कि क्रोमोसोम नंबर is reduced या is half। तो 4 से कितने हो गए? 2 क्रोमोसोम बच गए आपके पास,
बात क्लियर हो गई? नाउ वी कैन मूव इनटू द फेज 2, क्योंकि अब हमारे पास क्रोमोसोम अभी भी डाइड फॉर्म में, हमें उसको मोनैड फॉर्म में स्प्लिट करना है। पीछे लिख के आए हम लोग कि फेज 2 में जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये है कि हम डाइड फॉर्म को मोनैड फॉर्म में स्प्लिट कर देते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां पर मैंने प्रोफेज को स्किप किया, डायरेक्ट मेटाफेज पे लेके आया। यू लुक इट क्लोजली कि अब एक सेल में एक रेड एक ब्लू है, दूसरे सेल में एक रेड एक ब्लू है। अब ये इस तरह से स्प्लिट होंगे कि इनके क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाएंगे। यू कैन क्लियरली सी कि यहां पर एक रेड इस तरफ, एक ब्लू इस तरफ हो गया, यानी ब्लू एंड रेड का आपस में सेपरेशन हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी कि रेड और ब्लू सेपरेट हो गए। अब जो आपके पास आगे जाने वाले सेल्स हैं, उन हर एक सेल के अंदर एक रेड और एक ब्लू क्रोमोसोम मौजूद है, यानी कि यहां पर जो क्रोमोसोम नंबर था 2, अल्टीमेटली यहां पर भी क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2। फर्क किस चीज का आया कि यहां पर थे 2 डाइड्स, यहां पर हो गए 2 मोनैड्स। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट्स हैं इस बात को समझने के कि आपको पता हो कि भाई हमारे सेल्स में आमतौर पे हो क्या रहा होता है। व्हेन यू आर एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, आप देखोगे यहां पर पहले एक सेल था जो 2 में डिवाइड हुआ, फिर हर एक सेल 2 में और डिवाइड हुआ, फिर ये वाला सेल भी 2 में डिवाइड हुआ, तो टोटल सेल यील्ड कितनी हो गई? 4 सेल्स आपको मिल गए इंस्टेड ऑफ जस्ट 2 सेल्स जो कि माइटोसिस में मिले थे। अब यहां पर हर एक सेल चूंकि 2 में डिवाइड हो रहा है, तो क्रोमोसोम नंबर इफ हाफ फ्रॉम 4 to 2, बट द नंबर ऑफ सेल्स इज 4। 4 सेल्स आपको मिल गए यहां पर। ठीक हो गया? तो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट मियोसिस, कि मियोसिस में किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस पे रिडक्शन होते होते अल्टीमेटली यू रीच टू अ पॉइंट कि जहां पर क्रोमोसोम नंबर आपके पास हाफ हो जाता है। और हाफ होने के पीछे जिस पर्टिकुलर स्टेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट स्टेज इज योर एनाफेज स्टेज, क्योंकि एनाफेज स्टेज या मेटाफेज स्टेज में जो प्लेसमेंट ऑफ क्रोमोसोम है वो बताती है कि क्रोमोसोम किस तरह से आपके पास अलग अलग होंगे।